2018 में ऑस्कर विनिंग क्लिंट ईस्टवुड की डायरेक्शन और कास्टिंग में बनी आज की मूवी है द म्यूल। ये दुनिया के सबसे ओल्ड ड्रग ट्रैफिकर की बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसने सिनालोआ कार्टेल के लिए ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करना शुरू किया था। आइए देखते हैं कि 90 साल की उम्र में कैसे एक कोरियन वॉर वेटरन लियो अर्ल शार्प ने ड्रग म्यूल बनके अमेरिका के DEA और पुलिस की नाक में दम कर दिया। इतनी ओल्ड एज में इतने रिस्की काम को उसने कैसे अंजाम दिया, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। पर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज चैनल का सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए। तो कहानी शुरू होती है साल 2005 में अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के प्यूरिया शहर में। यहाँ एक बेहद सक्सेसफुल हॉर्टिकल्चरल एक्सपर्ट रहता है जिसका नाम है लियो अर्ल शार्प, जिसे प्यार से सब अर्ल बुलाते हैं। अर्ल एक कोरियन वॉर वेटरन है जो अपने गार्डन में बेहद फैंसी और हाई क्वालिटी फ्लावर्स ग्रो करता है, जिसकी इलिनॉय और बाकी स्टेट्स में काफी डिमांड है। अर्ल को अपनी हॉर्टिकल्चरल स्किल्स के लिए एक अवार्ड सेरेमनी में बुलाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अर्ल फ्लावर कम्युनिटी के लोगों में काफी फेमस है। वहां अर्ल एक बूथ देखता है जहां एक आदमी फ्लावर्स को ऑनलाइन बेचने के बारे में बता रहा होता है, पर अर्ल काफी पुराने जमाने का होता है, इसीलिए वो इंटरनेट के आइडियाज को एडमायर नहीं करता। 2005 के उस अवार्ड फंक्शन में अर्ल को अपने होम ग्रोन मैजेस्टिक फ्लावर के लिए गोल्ड अवार्ड मिलता है और अवार्ड रिसीव करने पर अर्ल सबको एक स्पीच भी देता है। उसी सेम टाइम पे अर्ल की बेटी आयरिस शादी के गाउन में अर्ल का वेट कर रही होती है। उसकी बेटी जिनी कहती है कि नानू जरूर आएंगे, पर आयरिस की माँ और अर्ल की वाइफ मैरी कहती है कि अर्ल के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा उसके पौधे इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज उसके आने की उम्मीद मत लगाओ। अर्ल नहीं आता और आयरिस शादी कर लेती है, जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ जाती है। 12 साल के बाद साल 2017 में अर्ल अपना घर खाली कर रहा होता है, जिस पे अब बैंक ने कब्जा कर लिया है। ऑनलाइन फ्लावर्स और डिलीवरी एप्स की वजह से अब अर्ल का फ्लावर बिजनेस खत्म हो चुका है। अर्ल अपना सामान अपने ट्रक में डाल के अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने चल पड़ता है। होमलेस अर्ल अपनी ग्रैंड डॉटर जिनी से मिलता है, जो अब बड़ी हो चुकी है और शादी करने वाली है। जिनी अर्ल से मिलके बेहद खुश होती है, पर थोड़ी ही देर में आयरिस और मैरी वहां आ जाते हैं। आयरिस कहती है कि वो अर्ल की शक्ल नहीं देखना चाहती और अपनी कार में जाके बैठ जाती है। मैरी अर्ल का सारा सामान उसके ट्रक में भरा देख के समझ जाती है कि अर्ल के पास अब रहने की कोई जगह नहीं है। मैरी और अर्ल का वहां आर्गुमेंट हो जाता है, पर उन्हें फील होता है कि वो जिनी और उसके होने वाले हस्बैंड को अपनी लड़ाई से एम्बैरस कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अर्ल को जाता हुआ देख के पार्टी में आया एक लड़का अर्ल के पास आता है। उसे पता चलता है कि अर्ल को बेहद सालों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस है और वो अमेरिका के 41 स्टेट्स में बिना किसी फाइन या पार्किंग टिकट के ड्राइव कर चुका है। वो लड़का अर्ल को अपने एक फ्रेंड का बिजनेस कार्ड देता है, जिसे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स की जरूरत है। वो कहता है कि एज अ ड्राइवर वो अच्छा कमा पाएगा और अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी में भी हेल्प कर सकेगा। अर्ल उस कार्ड के थ्रू एक टायर शॉप कम गराज में पहुंच जाता है, जहां कुछ डेंजरस लुकिंग मैक्सिकन गैंग मेंबर्स उसकी गाड़ी में कुछ डफल बैग्स छुपा देते हैं और अर्ल को एक सेल फोन देते हैं। वो उसे वार्न करते हैं कि इस फोन से वो कोई कॉल नहीं कर सकता, पर अगर कोई भी कॉल आए तो उसे पिक करना ही होगा। साथ ही किसी भी हालत में वो उन बैग्स को खोल नहीं सकता। वो उसे एक मोटेल का एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि तुझे अपना ट्रक यहाँ ले जाके पार्क करना है और ठीक 1 घंटे बाद वापस आ जाना है। अर्ल उनकी इंस्ट्रक्शंस ठीक से फॉलो करता है और वहां पहुंच के ट्रक पार्क करके चला जाता है, और जब 1 घंटे के बाद वो वापस आता है तब उसकी गाड़ी के ग्लव बॉक्स में उसके लिए एक कैश से भरा एनवेलप पड़ा होता है। इसके बाद अर्ल जिनी की शादी अटेंड करता है, जहां आयरिस और मैरी उससे दूर रहते हैं। जिनी अर्ल को फ्लावर डेकोरेशन और पूरी पार्टी के लिए ओपन बार अरेंज करने के लिए थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे अर्ल अपने लिए एक ब्रांड न्यू ट्रक खरीद लेता है, जिसे देख के कार्टेल मेंबर्स बड़े इंप्रेस होते हैं। वो उसकी कार में बैग्स रख के उसे उसी सेम जगह जाके पार्क करने को बोलते हैं, और इस बार उसको एक नया फोन देके पुराना फोन तोड़ देते हैं और अर्ल अपने सेकंड रन पे निकल पड़ता है।
डीईए के ऑफिस में डीईए चीफ एक हाईली ट्रेंड और कमेंडेबल ऑफिसर को रिक्रूट करता है जिसका नाम होता है एजेंट बेट्स। चीफ बेट्स को कहता है कि उसे यूएसए में एंटर हो रहे बड़े ड्रग्स कंसाइनमेंट्स और सप्लायर्स को टारगेट करना है। बेट्स अपने एक पार्टनर के साथ कार्टेल के लुइस नाम के सप्लायर पे सर्विलेंस रखता है और एक रेड में उसे अरेस्ट कर लेता है। लुइस के घर से उन्हें $4.5 लाख US कैश, कई किलो कोकेन और कुछ हथियार मिलते हैं। वो उसे मल्टीपल चार्जेस में 60 साल के लिए जेल भेजने के लिए कहते हैं और इतनी लंबी सजा से बचने के लिए वो डीईए का इन्फॉर्मर बन जाता है और कार्टेल की एक्टिविटीज की खबरें एजेंट बेट्स को देनी शुरू कर देता है। अर्ल अपने इन रोड रन से कमाए हुए पैसों के साथ अपने बैंक जाता है और अपना लोन चुका के अपने घर को वापस ले लेता है। इसके बाद वो पुराने वॉर वेटरन्स के एक क्लब में जाता है जो रिसेंटली एक आग लगने से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। क्लब का ओनर कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट हम रिटायर्ड बूढ़े फौजियों की कोई हेल्प नहीं करेगी और अर्ल को सारे वॉर वेटरन्स के लिए बेहद बुरा लगता है और वो उनकी हेल्प करने की सोचता है। अर्ल अपने थर्ड रन के लिए उस टायर शॉप में वापस आता है और इस बार कार्टेल मेंबर्स पहले से डबल वेट का बैग उसके ट्रक में रखते हैं। वो उसे नया फोन देके सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोलते हैं। इस बार अर्ल को बेहद क्यूरियोसिटी होती है और वो बैग खोल के अंदर देख लेता है जिसमें कई किलो कोकेन होती है। अर्ल शॉक होके बैग दोबारा जिप कर देता है पर तभी एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर वहां आ जाता है और अर्ल से पूछता है कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए। जब ऑफिसर उसके ट्रक का बैग देखता है तो अर्ल बहुत घबरा जाता है पर लकीली अर्ल के पास कुछ चेरीज और स्ट्रॉबेरीज भी होती हैं और वो ऑफिसर से कहता है कि वो अपनी पोती के लिए ये सब ले जा रहा है। ऑफिसर की गाड़ी में एक स्निफर डॉग होता है जो तेज तेज भौंकने लगता है पर इससे पहले कि वो अर्ल की गाड़ी तक आए अर्ल जल्दी से अपने हाथों में पेन बाम लगा के उस डॉग को स्मेल करा देता है जिससे वो डॉग कंफ्यूज हो जाता है और अर्ल वहां से सेफली निकल जाता है। ज्यादा वेट की कोकेन के साथ इस रन को पूरा करके अर्ल को पहले से ज्यादा पैसे मिलते हैं। उधर मेक्सिको में एक कार्टेल बॉस लेटन शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने ट्रस्टेड आदमी हुलियो को कहता है कि हमारा एक अर्ल नाम का ड्रग म्यूल बेहद बड़े ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा है और इस बार वो 110 किलो कोकेन डिलीवर करने वाला है और वो चाहता है कि हुलियो इस रन में सिक्योरिटी पर्पस से अर्ल पर नजर रखे। हुलियो को ये काम बेहद बोरिंग लगता है पर वो मान जाता है। अमेरिका में अर्ल वेटरन्स क्लब को पैसे डोनेट करता है जिससे वो क्लब को ठीक करके रीओपन कर लेते हैं और सब रीओपनिंग नाइट में अर्ल को शुक्रिया कहते हैं क्योंकि अर्ल अब उन सबका हीरो बन गया होता है। अर्ल जिनी को भी अपनी पढ़ाई के लिए पैसे देता है और उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करता है। ग्रेजुएशन सेरेमनी में उसकी बेटी आरिस अर्ल से बात नहीं करती पर मैरी उससे ठीक से मिलती है पर उसकी हैवी कफिंग से अर्ल को ऐसे लगता है कि मैरी काफी बीमार है। अर्ल अब बेहद फ्रीली अपने रन्स पे जाने लगता है और कार्टेल मेंबर्स भी उससे फ्रेंडली हो गए होते हैं। उसके 8th रन में हुलियो अपने पार्टनर सैल के साथ अर्ल से मिलता है और कहता है कि हम तुझे सारे रूट पे फॉलो करेंगे और तुझे कहीं भी मुड़ना या रुकना नहीं है। रास्ते में अर्ल को एक फैमिली खराब कार के साथ दिखती है और अर्ल रूल्स तोड़ के उनकी हेल्प करता है। सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद भी हुलियो बॉस लेटन को कॉल करता है और अर्ल के बिहेवियर पे सवाल उठाता है पर लेटन कहता है कि अर्ल अब तक की हैवीएस्ट डिलीवरीज कर रहा है तो उसे अपने तरीके से काम करने दो। कुछ दिनों बाद लुइस कार्टेल की कार्गो डायरी चुरा लाता है और एजेंट बेट्स और उसके पार्टनर को डायरी से ड्रग म्यूल्स के राउट्स, स्टॉप्स और कार्गो वेट का पता चलता है और तभी उन्हें एल टाटा के बारे में पता चलता है जो अर्ल का कोड नेम होता है और वो हर ट्रिप में 100 किलो से भी ऊपर की कोकेन मूव कर रहा होता है। एजेंट बेट्स चीफ को एल टाटा के बारे में बताता है। उनके पास इस पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती सिवाय इसके कि ये एक ब्लैक ट्रक चलाता है और 100 किलो से भी ज्यादा वेट की कोकेन कैरी करता है। अपने 9th रन में लेट होने के बावजूद भी कार्टेल मेंबर्स बताते हैं कि अर्ल ने 230 किलो कोकेन डिलीवर की है जो अपने आप में
एक रिकॉर्ड है और कार्टेल बॉस लेटन उससे मिलना चाहता है। कार्टेल बॉस लेटन अर्ल को मैक्सिको बुलवा लेता है, जहां वो अपने बंगलो पे एक पार्टी रखता है। अब हुलियो और उसका पार्टनर सैल भी अर्ल से फ्रेंडली हो जाते हैं। उधर DEA चीफ और सभी बड़े ऑफिसर्स बेट पे प्रेशर बनाते हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मर्स और इतनी इन्वेस्टिगेशन के साथ भी एल टाटा नाम के आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा होता। एक दिन जब लेटन अपनी शॉट गन से शूटिंग कर रहा होता है, तब उसके अपने ही कुछ आदमी उसे मार डालते हैं। कार्टेल का नया बॉस गुस्तावो हुलियो को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि लेटन बेहद आलसी और केयरलेस बॉस था, इसीलिए मैंने सब अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब रूल्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो हुलियो को अर्ल से मिलके अपने नए रूल्स समझाने के लिए कहता है। अर्ल जब सुबह ब्रेकफास्ट लेने आया होता है, तभी उसे हुलियो के साथ 2 कार्टेल मेंबर्स रोक के अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। एक आइसोलेटेड सी जगह पे पहुंच के हुलियो और वो दोनों कार्टेल मेंबर्स अर्ल को बाहर बुला के समझाते हैं कि मैनेजमेंट अब बदल चुकी है, इसलिए आज के बाद उसे टाइम पे आना होगा और वो कोई अनएक्सपेक्टेड शॉप नहीं लेगा। वो उसे हुलियो की कार की डिग्गी खोल के दिखाते हैं, जिसमें सैल की लाश पड़ी होती है। वो अर्ल को कहते हैं कि अगर उसने ड्रग्स डिलीवर करने में जरा भी गलती की तो उसकी बॉडी भी ऐसे ही ट्रंक में मिलेगी। उधर एजेंट बेट्स को वायर टैपिंग से ड्रग म्यूल का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है और वो एक अंडरकवर व्हीकल में बैठ के अर्ल जैसे ही एक ब्लैक ट्रक को फॉलो करके रोक लेते हैं, पर उस ट्रक में कोई ड्रग्स नहीं होते और उन्हें उस ड्राइवर को छोड़ना पड़ता है। लुइस बेट्स को फोन करके बताता है कि उसे पता है कि वो ड्रग म्यूल आज रास्ते में कौन से होटल में रुकने वाला है। बेट्स अपनी टीम के साथ उस होटल पे नजर रखने लगता है और उसे एक मस्कुलर सस्पिशियस आदमी दिख जाता है, जिसे वो अरेस्ट भी कर लेता है। पर उस आदमी के पास सिर्फ 10 ग्राम कोकेन मिलती है और उसकी पूरी गाड़ी छान लेने के बाद भी बेट्स की टीम को कुछ नहीं मिलता। उधर पास वाले रूम की एक खिड़की से अर्ल पुलिस वालों को ये सब करते देख रहा होता है। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग होटल की कॉफी शॉप में अर्ल ब्रेकफास्ट के लिए आता है, जहां एजेंट बेट्स भी अकेले बैठा होता है। बेट्स और वो बातें करने लगते हैं जब एजेंट बेट्स उसे अपनी वाइफ से झगड़ों के बारे में बताता है। अर्ल बेट्स को अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस करता है कि जो गलती उसने की है वो ना करे और जितना हो सके अपना टाइम अपनी फैमिली को दे। अर्ल अपने राउट पे चल पड़ता है। उसने अभी आधा रास्ता ही कवर किया होता है जब उसे जिनी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि मैरी की तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटल में है, पर हॉस्पिटल वाले अब उन्हें घर भेज रहे हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मैरी के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और उसे अब अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहिए। अर्ल को लगता है कि शायद अपनी बीवी से माफी मांगने का ये उसका लास्ट चांस होगा, इसलिए कल मिली जानलेवा वार्निंग के बाद भी वो अपना ट्रक मोड़ के अपनी फैमिली के पास चला जाता है। वो मैरी से मिलता है और आज तक की अपनी सभी गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है और मैरी उसे माफ कर देती है। गुस्तावो के आदमी अर्ल को कॉल करे जा रहे होते हैं, पर उसका फोन ऑफ होता है और वो गुस्से में अर्ल को जल्दी से जल्दी ढूंढ के मारने का सोचते हैं। लुइस बेट्स को बताता है कि कार्टेल वालों का उस ड्रग म्यूल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उसके पास इस वक्त 12 लाख US$ की कोकीन है। बेट्स अपने बॉस को ये बताता है, पर उसका बॉस कहता है कि हम पहले ही इस ऑपरेशन पे बेहद टाइम और पैसा वेस्ट कर चुके हैं और अब हमें ये ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। पर बेट्स उससे एक लास्ट चांस मांगता है। उधर अर्ल मैरी को अकेला नहीं छोड़ता और उसके साथ उसके आखिरी मोमेंट्स तक बैठा रहता है और एक दिन के बाद मैरी मर जाती है। मैरी की फ्यूनरल के बाद अर्ल की बेटी आयरिस उससे फाइनली बात करती है और उसे डिनर पे इनवाइट करती है और अर्ल कहता है कि वो जरूर आएगा, जिसके बाद वो अपनी कार में पड़ी कोकेन डिलीवर करने निकल पड़ता है। गुस्तावो के आदमी उस रोड पे ही नजर रखे बैठे होते हैं और जैसे ही अर्ल उन्हें दिखता है वो उसके पीछे लग जाते हैं। एक ट्रक स्टॉप पे वो अर्ल को पकड़ लेते हैं और मार के डराते हैं। अर्ल की पॉकेट से मैरी की फ्यूनरल सर्विस का पेज निकलता है और वो उन दोनों आदमियों को बताता है कि उसकी बीवी की डेथ की वजह से डिलीवरी में इतना डिले हुआ है। उन दोनों को भी अर्ल पे दया आ जाती है और वो
गुस्तावो को फोन करके सब बताते हैं, पर गुस्तावो कहता है कि उसके रूल्स कोई भी नहीं तोड़ सकता, इसीलिए ये ट्रिप खत्म होते ही अर्ल को मार देना। इसी फोन कॉल को बेट्स और उसका पार्टनर भी सुन रहे होते हैं और वो इस फोन के जीपीएस को लॉक करके फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अर्ल फिर से अपनी ट्रिप रिज्यूम करता है, पर बेट्स आगे की रोड ब्लॉक करवा देता है और इस बार एक पुलिस चॉपर ने अर्ल के ट्रक को आइडेंटिफाई कर लिया होता है। सभी अर्ल को घेर लेते हैं और अर्ल पीसफुली सरेंडर कर देता है। अरेस्ट के टाइम पे एजेंट बेट्स अर्ल का चेहरा देख के शॉक हो जाता है। अर्ल बेट्स को बताता है कि वो जो डिजर्व करता था उसे वही मिला है, पर वो लकी है कि उसे अरेस्ट से पहले मैरी और अपनी फैमिली के साथ कुछ लास्ट मोमेंट्स मिल गए। कोर्ट में अर्ल की लॉयर उसे एक गरीब रिटायर्ड आर्मी मैन और कार्टेल के इन्फ्लुएंस में आ गया एक बूढ़ा आदमी साबित करने का ट्राई करती है, पर अर्ल उसे रोक के जज से खुद को गिल्टी प्लीड करता है। जज उसे फेडरल प्रिजन में भेज देती है और पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है। कोर्टरूम में से जेल जाने से पहले अर्ल आयरिस और जिनी से मिलता है और कहता है कि इट्स जस्ट टाइम। आज वो कुछ भी खरीद सकता है पर टाइम नहीं। अर्ल लियो शार्प यूएसए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ड्रग म्यूल था। जेल में अर्ल ने फिर से गार्डनिंग शुरू कर दी, पर वो अपनी सजा कंप्लीट नहीं कर पाया और जेल जाने के 2 साल के बाद ही ओल्ड एज से उसकी मौत हो गई। ऐसी ही एक और ट्रू स्टोरी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और अगर गैंगस्टर मूवीज का शौक है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।